गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years। क्या क्या चेंजेस आए हैं बीते हमारी हिस्ट्री में, हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। जैसे आप चैप्टर को स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट पेज पर आपको एक्टिविटी में आपको दो इमेजेस दिखेंगी। पहली इमेज है एक 12th सेंचुरी में बनाए गए मैप की और दूसरी इमेज है एक 18th सेंचुरी में बनाए गए मैप। ओके, अब सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि कार्टोग्राफर किसे बोलते हैं। कार्टोग्राफर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि बेसिकली मैप ड्रॉ करता है। द वन हु ड्रॉज द मैप इज नोन एज कार्टोग्राफर। तो अल इद्रिस नाम के कार्टोग्राफर थे जिन्होंने 12th सेंचुरी में ये मैप बनाया था। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें श्रीलंका जो पोर्शन है वो ऑन द टॉप ऑफ द साइड है, वेयर एज इंडिया इज इन द बॉटम साइड। जो ये वाला पोर्शन है ये उस समय का ज्योग्राफिकल नक्शा है। ओके, तो उस समय इंडिया कुछ ऐसा था और उसने इंडिया का बॉटम दिखाया था नीचे साइड और श्रीलंका को इन द अपर साइड, ऊपरी वाले हिस्से। बट लेकिन जब हम आज के हिसाब से मैप पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि इंडिया टॉप पर रहता है और श्रीलंका जो है वो नीचे है। देखा आपने, और आज भी हम ये चल रहे हैं। रीजन ये है कि 18th सेंचुरी तक आते आते हमने नॉर्थ डायरेक्शन को हमेशा टॉप मोस्ट डायरेक्शन में रखना स्टार्ट कर दिया। इसमें क्या था, इसमें साउथ वर्ड डायरेक्शन ऊपर थी, है ना। ऊपर वाला पोर्शन हमारा नॉर्थ है, नीचे वाला पोर्शन साउथ है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। फिर से बता रहा हूं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इस मैप में आपको नॉर्थ ऊपर दिख रहा है और साउथ आपका नीचे साइड है, तो इसलिए डेफिनेटली श्रीलंका नीचे आ गया। वेयर एज 12th सेंचुरी के मैप में साउथ ऊपर था, नॉर्थ इस तरफ था, ईस्ट इस तरफ था और वेस्ट इस तरफ था। एज ए रिजल्ट आपको श्रीलंका टॉप मोस्ट साइड पर दिख रहा था। सो ये डिफरेंसेस आप देख सकते हैं हिस्ट्री में ही, आपको मैपिंग नहीं दिख गई। ये डिफरेंसेस आ गए 12th सेंचुरी से लेके आता है 18th सेंचुरी तक। ओके, this information that we have about our history has gone through a lot of revisions to reach its current form। और आज तक हम जितनी भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसमें बहुत सारे रिविजन्स हुए हैं। एग्जांपल के तौर पे हमने सबसे पहले मैप ही पढ़ा। तो रिविजन एंड चेंजेस इन इट्स नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी एज वेल। अब मैंने आपको बताया कार्टोग्राफर कौन होता है, द वंस हु मेक मैप्स। Cartography, the one who studies about the map. Maps were drafted differently during different periods of time based on the information about our world available during that particular period. और maps जब उस समय ड्राफ्ट होते थे तो आज के मुकाबले जब से लेके अब तक में काफी चेंजेस होंगे। उस समय की हिस्ट्री अलग होगी, वहाँ की ज्योग्राफिकल लोकेशंस अलग होंगी। उसकी वजह से टाइम टू टाइम अलग अलग पीरियड्स में मैप में चेंजेस आए हैं। अब एग्जांपल के तौर पे अल इद्रिस ने एक वर्ल्ड मैप क्रिएट किया था 1154 सीई में, जिसमें उन्होंने साउथ पोल को एट द टॉप रखा था। दिस इन टर्न इफेक्टेड द वे इन व्हिच लोकेशन ऑफ इंडिया श्रीलंका वाज परसीव्ड। Thus we find Sri Lanka at the top and India at the bottom of Al Idris map। अगर हम अल इद्रिस मैप की स्टडी करेंगे तो हमें इंडिया बॉटम में दिखेगा और श्रीलंका टॉप पर। As the science of cartography evolved, more accurate versions of the map were made. For example, a map made during 1720s, 600 years after Al Idris map by a French cartographer provides very different information about the subcontinent from shown in Al Idris version। अब जब आप 18th सेंचुरी का मैप देखते हैं और 12th सेंचुरी का मैप देखते हैं, देखिए कितने सारे चेंजेस हैं, है ना। यहाँ पे पेनिनसुलर ट्रायंगुलर पोर्शन दिख रहा है, ये आपको बिल्कुल अलग दिख रहा है। इसमें बहुत छोटा सा दिख रहा है ना। यहाँ पर आपको यहाँ पर भी अलग अलग, यहाँ पर सी वाटर ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पर आपको सी वाटर दिख रहा है, यहाँ पर आपको अलग अलग कंट्रीज दिख रही है। बट ऐसा यहाँ पर पॉसिबल है, काफी सारे चेंजेस आ चुके हैं। ओके, और कितने सालों में 600 ईयर्स में, 600 ईयर्स में। This
It represents more accurate information of the subcontinent similar to how we know it today. This map, which shows the coastal area in detail, was used by European sailors during the voyage. अब अगर उस मैप को हमारे इसके मैप को देखें तो हमें काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे कोस्टल रीजन्स के बारे में कि अलग क्वेश्चन है फिर पानी वाला क्वेश्चन है इसको हम कोस्टल रीजन्स बोलते हैं ना इसके पास वाले जो हिस्से होते हैं इसको क्या हम बोलते हैं जो इन समुद्र के किनारे वाले एरिया को हम कोस्टल एरिया बोलते हैं इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन हमें पता है ना तो यही हेल्प करती थी जो यूरोपियन सेलर्स उस समय यहाँ दूसरे कंट्रीज को जाके वो लोग फाइंड आउट करते थे कौन सी कंट्रीज है कहाँ यहाँ पर क्या कैसे पीपल्स रहते हैं बिजनेस ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं तो यूरोपियन वॉयजर्स जो थे वो लोग इस मैप 18th सेंचुरी वाले मैप के थ्रू वॉयजेस अपनी कंप्लीट करते थे. It is noteworthy that the cartography of two periods are significantly different from each other. Thus, while reading historical documents or maps, a historian must take into account the context in which the information provided them was being recorded. इसीलिए जब आपने देखा कि दोनों मैप कितने सिग्निफिकेंट है कितने डिफरेंट है ना बहुत अलग अलग मैप तो इसलिए जब हिस्टोरियंस मैप स्टडी करते हैं या हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो उसको उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हिस्ट्री किस पीरियड में लिखी गई थी और क्या वाकई उस टाइम पे ये सारी घटनाएं हुई थी या नहीं और ये कहाँ से ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है. There are historical records in different languages that have changed considerably over the centuries. This happened due to the change in the historical backgrounds in which they were produced. अब जितने भी historical records है वो आप अगर अभी आप फर्दर पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट लैंग्वेज टेक्स्ट में आपको दिखेंगे और ये हुआ है उस समय के जो राजा थे जिन्होंने उस लैंग्वेज उस समय जो जिस लैंग्वेज को उन्होंने वो दिया हुआ इम्पोर्टेंस दिया उसी फॉर्म में उस राजा की वो लिखी गई होगी जो भी हिस्टोरीज या बायोग्राफीज. तो हम जब हिस्ट्री पढ़ते तो हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस हमें दिखती हैं ओवर द सेंचुरीज बदलते हुए. इन कॉन्टेक्स्ट लेट अस लुक एट द पर्शियन लैंग्वेज है ना आपकी बुक में जो एग्जांपल है पर्शियन लैंग्वेज के बारे में. दिस इज कंसिडरेबल डिफरेंस बिटवीन द मेडिवल एंड द मॉडर्न पर्शियन. The two variants are not only different in terms of grammar and vocabulary, but the meanings of certain words have also been changed. अब अगर medieval Persian थोड़ी पुरानी Persian और modern Persian के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि तब से लेके अब तक में काफ़ी उस पर्शियन लैंग्वेज में काफ़ी चेंजेस आ गए. उनकी वोकैब्स बढ़ गई हैं उनकी ग्रामेटिकल जो रूल्स थे उसमें चेंजेस आ गया. कुछ तो वर्ड्स ऐसे थे जो इनमें काफ़ी सारे चेंजेस आ गए उनका पूरा मीनिंग ही बदल गया. अब एक और इंस्टेंस इसमें एग्जांपल दे रखा है. फॉर इंस्टेंस द टर्म हिंदुस्तान नाउ रिफर्स टू द इंडिया द मॉडर्न नेशन स्टेट बट इन 13th century द पर्शियन क्रॉनिकलर Minhaj Esiraj used the term in the political sense to refer the territories under Delhi Sultanate, the areas of Punjab, Haryana, and the lands between the Ganga and Yamuna. अगर आज के टाइम पे हम देखें तो हम हिंदुस्तान जैसे हम सुनते हैं तो हम पूरे इंडिया को इमेजिन करते हैं हम पूरे इंडिया को उसको मानते हैं कि इंडिया का नाम हिंदुस्तान है. बट 13th सेंचुरी में उस समय के जो राजा थे पर्शियन क्रॉनिकल मिन्हाज एसिराज वो जब हिंदुस्तान के बारे में डिनोट करते थे तो केवल कौन कौन सी टेरिटरी थी तो दिल्ली सल्तनत वाली टेरिटरीज पंजाब एंड हरियाणा वाले एरिया और गंगा और जमुना रिवर्स में जो समय सिटीज बसी हुई थी. एज द एक्सटेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत चेंजेड व्हाट वाज कंसीडर्ड टू बी हिंदुस्तान आल्सो चेंजेड. जैसे दिल्ली सल्तनत बढ़ती गई उसकी टेरिटरी एक्सपांड होती गई वैसे वैसे अब हम पूरे इंडिया को हम हिंदुस्तान मानते हैं. उस समय जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत की जितनी टेरिटरीज उनके किंगडम्स बढ़ते गए उस पॉइंट पर हिंदुस्तान का जो बाउंड्री जो हम बोल सकते हैं किंगडम जो है वो एक्सपांड होता गया. आज हम पूरे इंडिया को हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं. By the early 16th century the same term acquired a different meaning as can be seen from Babur's use of Hindustan to mean the geography, the fauna and the culture of the people of the Indian subcontinent. The 14th century poet Amir Khusro used the word Hind to imply similar idea as Babur's Hindustan. अब 14th century में जब तक बाबर आए वो जब हिंदुस्तान बोलते तो उसका मीनिंग अलग आता था. उसका मतलब ये था कि जो उनके पोएट थे आमिर खुसरो उनका मानना था जो हिंदी थी यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस यहाँ की जो बोली उस समय हिंदी थी इसीलिए वो लोग हिंदुस्तान
और इसीलिए बाबर ने हमारी कंट्री का नाम हिंदुस्तान दिया था। रीजन बिकॉज वी यूज्ड टू स्पीक हिंदी। The term Hindustan bore the meaning of a geographical and cultural entity in the past, but did not carry any political or national meaning of the present day. अगर हम प्रेजेंट डे में हम देखें तो हिंदुस्तान का ऐसा कोई पॉलिटिकल या नेशनल मीनिंग नहीं बनता है। हम सिर्फ एंशियंट टाइम में हिंदुस्तान इसको बोलते थे, हमारे कंट्री में हिंदुस्तान बोलते थे, इसीलिए ये नाम चलता आ रहा है। पर पहले इन द एंशियंट टाइम ये सिर्फ जो वहाँ की जोग्राफिकल, वहाँ की कल्चरल और वहाँ की लैंग्वेजेस के ऊपर इसका नाम रखा था। Thus, when students use certain words, they need to be sensitive about the context in which the information was written in the past. इसीलिए हिस्टोरियंस को इन वर्ड्स को यूज करने से पहले ध्यान रखना चाहिए ये किस समय की इंफॉर्मेशन है और पास्ट में इसका क्या मीनिंग्स हुआ करते थे। The word foreigner, for example, was used in the medieval period to mean an outsider. This include a person from another village or someone who did not belong to that society or culture. Ancient time में foreigner word कहाँ यूज होता था? जब कोई पीपल उस कम्युनिटी का या फिर उस कल्चर को फॉलो नहीं करने वाला, उस सोसाइटी का नहीं होता था, उसको हम बोलते उस समय बोलते थे फॉरेनर। आज के अगर हम मॉडर्न देखिए तो हम फॉरेनर किसको बोलते हैं? जो कि दूसरी कंट्रीज से आए। पर उस समय फॉरेनर्स का मतलब अगर उस समय अगर कोई दूसरे किंगडम या दूसरे स्टेट से भी कोई पर्सन आ जाता था, जिसका कल्चर डिफरेंट होता था, जिसकी सोसाइटी डिफरेंट थी, तो उसको हम फॉरेनर टर्म से ही जाना जाता था। दिस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर्सन लिविंग इन अ फॉरेस्ट इज अ फॉरेनर फॉर अ पर्सन लिविंग इन अ सिटी। अब अगर इसका एग्जांपल अगर लिया जाए कि कोई समय कोई पीपल जो कि जंगलों में रहते और तो वो अगर सिटीज में आ जाएगा तो जंगल से पीपल आया है सिटी में, वो उनके लिए फॉरेनर कहलाएगा। बट टू पर्सन लिविंग इन द सेम विलेजेस वर नॉट कंसीडर्ड फॉरेनर्स इवन इफ दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स और कास्ट। हाँ, पर लेकिन अगर एक ही गांव में वो रह रहे हैं, भले उनका कास्ट अलग, उनकी जो कास्ट जो हम जाति अगर अलग हो, तब भी वो फॉरेनर्स नहीं कहलाएंगे। ओके, सिर्फ वो एक दूसरे स्टेट से आ रहे हैं या फिर उनका कल्चर अलग है या फिर उनकी डिफरेंट सोसाइटीज से आ रहे हैं। सपोज जैसे एग्जांपल दिया आपके इसमें कि कोई पर्सन जंगल से आया है गांव में या सिटी में, तो उसके लिए वो जंगल से आया हुआ इंसान क्या हो जाएगा? फॉरेनर हो जाएगा। ओके, टुडे वी यूज द वर्ड फॉरेनर टू रिफर अ पर्सन फ्रॉम द अनदर कंट्री। आज के तारीख में हम फॉरेनर किसको बोलते हैं? कोई पर्सन दूसरी कंट्री से आया है ना, कोई डिफरेंट स्टेट से आता है। हमारे यहाँ जैसे राजस्थान से कोई आया तो हम उसको फॉरेनर नहीं बोलते हैं, हम किसको फॉरेनर बोलते हैं? जो डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं, लाइक श्रीलंका, अमेरिका, ओके, इंग्लैंड, वहाँ से कोई आता है हम उसको जब क्या बोलेंगे? ये फॉरेनर। एन इक्विवेलेंट वर्ड इन हिंदी इज परदेसी एंड अजनबी इन पर्शियन। और इसी का इक्विवेलेंट मीनिंग हिंदी में हम परदेसी बोलते हैं और पर्शियन में अजनबी बोलते हैं। द सेम वर्ड का मीनिंग है फॉरेनर का। ओके, What sources do historians use to study the past? अब जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो कौन कौन से सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से सोर्सेज का यूज करके हम हमारी हिस्ट्री को रीड करते हैं। ओके, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन आर कंडक्टेड टू रिकवर रिमेन्स ऑफ द पास्ट। सच रिमेन्स आर यूज्ड बाय हिस्टोरियंस टू स्टडी आवर पास्ट। सबसे बड़ा जो उनके लिए रिसर्च करने के लिए या जिसको स्टडी करके हमारे पास्ट के बारे में, हमारे हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं, वो हमारा आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन है ना। हमने क्लास 6 में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है ना। जैसे कई जगह एविडेंस मिलते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पहले इंसान रहते हों, तो जो पूरा खोदते हैं फिर वहाँ से कुछ अगर उनको उस समय के फॉसिल्स मिलते हैं या फिर उनके पुराने उस समय की कुछ चीज़ें मिलती, फिर उन पर रिसर्च की जाती है, पता लगाया जाता है ये कितना पुराना है। Students explore a variety of objects from the past to gather relevant of information. To do this, historians look at various sources of information such as monuments, temples, inscriptions, coins, and manuscripts. तो इन सब चीज़ों में आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज में और कौन कौन चीज़ें ऐड करती है? कॉइन्स के बारे में स्टडी करना, वो कॉइन्स कितना पुराना है, इसमें स्कल्पचर्स कितने कैसे बने हुए हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट जो हैंड रिटन नोट्स बनाते थे उस समय, टेम्पल्स है, टेम्पल्स का डिज़ाइन उस समय किस तरीके से उन्होंने बनाया था, उसमें क्या क्या उन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, इंस्क्रिप्शंस जो वो लोग पत्थरों पे खोद कर जो लिखते थे, मॉन्यूमेंट्स उस समय
ओके, कि जैसे लाइक ताजमहल के बारे में जानते हैं, कुतुब मीनार के बारे में, तो उनके ऊपर स्टडी करने के बाद हिस्टोरियंस कंक्लूजन में आते हैं, उन सोर्सेज के बारे में शेयर करते हैं. Let us see what sources are used by the historians to study the 1000-year period from 700 to 750 CE, which is known as the medieval period. अब हम स्टडी करते हैं हमारे हिस्टोरियंस ने किस 700 से लेकर 750 तक, जो कि मेडिवल पीरियड नाम से जाना जाता है, इस पीरियड के कौन कौन से सोर्सेज से इन्होंने इंफॉर्मेशन गैदर करी. आपको थोड़ा आगे जाने से पहले मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ. हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड द मॉडर्न हिस्ट्री. एंशिएंट हिस्ट्रीज में आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं. द मगध किंगडम्स, ये जो जनपद आपने पढ़ रखा है. हर्षवर्धन का एम्पायर पढ़ा था हमने, ये लास्ट एम्पायर था. उसके बाद हर्षवर्धन तक हमने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी. उसके बाद जो हम पढ़ेंगे मेडिवल. तो यहाँ इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री, जो कि 750 CE तक. This period saw a dramatic increase in the textual records. Thus, this text became more important than the other source of information by the historians to study this period. इस पीरियड की खास बात ये थी कि इस दौरान टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन काफी थी, है ना. इस पीरियड में आपको टेक्स्ट लिखे हुए काफी मिल जाते. तो कहीं ना कहीं इस पीरियड को स्टडी करने के लिए इसका सबसे मेन सोर्स क्या माना गया था? टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन. ड्यूरिंग दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकेम चीप एंड वाज वाइडली अवेलेबल. अब कारण क्या था टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा होने का? कि उस समय तक पेपर बहुत इजीली अवेलेबल हो गया था और वाइडली यूज्ड भी हो रहा था. इट वाज यूज्ड टू क्रिएट मैन्युस्क्रिप्ट्स. ए वैरायटी ऑफ कंटेंट वाज रिटन सच एज होली टेक्स्ट, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, टीचिंग ऑफ सेंट्स, पेटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट एंड टैक्सेस. और इस समय तक हमने पहले पढ़ा मैन्युस्क्रिप्ट्स में किसी राजा के बारे में लिख देना, जो उस समय रिलीजियस टेक्स्ट आते थे, वो इन्हीं के बारे में हमें इंफॉर्मेशन पता चलती थी. अब इसका वाइडली यूज होने लग गया था. किसी रूलर्स की क्रॉनिकल्स, हॉली टेक्स्ट तो लिखते थे, साथ साथ जो सेंट्स उस समय उपदेश देते थे वो भी नोट करना. पेटिशन से जुडिशियल, जो भी उनका कानूनी कार्रवाई होती थी, टैक्स लेना था, कानूनी कार्रवाई होता था, ये सारी इंफॉर्मेशन अब वो मैन्युस्क्रिप्ट्स में रिकॉर्ड करके आप लिखना स्टार्ट करना. मैन्युस्क्रिप्ट्स आर कलेक्टेड बाय द wealthy peoples, rulers, monasteries and temples. अब मैन्युस्क्रिप्ट्स कौन लिखवाता था? ऑब्वियस सी बात है, जो कि ज्यादा अमीर होंगे, रूलर्स थे, वो लोग लिखवाते थे. मोनास्ट्रीज, बड़े-बड़े टेम्पल्स थे, मोनास्ट्रीज थी, वहां पर मैन्युस्क्रिप्ट्स पाई जाती थी, वही लिखवाते थे. टुडे दिस मैन्युस्क्रिप्ट्स आर प्लेस्ड इन आर्चिव्स. आज ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हमें मिल रही हैं उनको आर्चिव्स में रखते हैं. आर्चिव्स एक ऐसी जगह जहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट्स सिक्योरली प्रिजर्व रहती है. Although these manuscripts provide detailed information to the historians, they are difficult to use. Although भले ही ये मैन्युस्क्रिप्ट्स हमें पास्ट के बारे में बताती है, हमारी हिस्ट्री के बारे में बताती है, पर लेकिन ये काफ़ी डिफिकल्टी आती है इनको यूज करने में. अब रीजन जानते हैं क्यों है. मैन्युस्क्रिप्ट्स आर कॉपीड बाय हैंड एज देयर वर नो प्रिंटिंग प्रेस ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड. अब प्रॉब्लम ये थी कि उस समय मेडिवल पीरियड में प्रिंटिंग प्रेस तो थी. किसी ने एक बार मैन्युस्क्रिप्ट्स लिख दी तो उसको क्या हाथ से आपको कॉपी करना था. आपको हैंड रिटन लिखना भी है, आपको हैंड रिटन कॉपी करना है. और जब हैंड रिटन कॉपी करते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, है ना. कुछ लाइंस का कुछ होता ही, हम लिखते हमसे भी कभी कभी लाइंस गायब हो जाती. तो ये सारी गलती मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी करते हैं. माइनर डिफरेंसेस यूज्ड टू क्रीप इनटू द न्यू डॉक्यूमेंट्स व्हाइल कॉपी. जब इनकी नई नई कॉपीज बनती थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक्स मिलती रहती थी. मोर ओवर when you copy handwritten document, the handwriting might not be legible. और उसके बाद एक और चीज, लिखने वाले की हैंडराइटिंग हो सकता है उसका हैंडराइटिंग अच्छी ना लिखी हो, तो उससे बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं. दिस इज कॉमन on scribes copied manuscript. A scribe कौन होता है? The person who used to copy this manuscripts. Okay. Often small changes in a word or sentence were introduced while copying. तो उस दौरान क्या होता था? या तो वर्ड में चेंज आता था, क्या कभी-कभी सेंटेंसेस में भी चेंजेस आ जाते थे. Initially, the difference was small, but as the same manuscripts are copied several times over, the difference became more prominent, and the new version of manuscript became quite different for the older ones. अब होता क्या था? एक मैन्युस्क्रिप्ट बना ली, उसकी कॉपी बना ली, तो आपके पास कितनी हो गई? 2 मैन्युस्क्रिप्ट्स. वो 2 मैन्युस्क्रिप्ट्स कॉपी होने गई, तो हो सकता है उसमें कोई जो सेकंड कॉपी जो बनी है, मैन्युस्क्रिप्ट जो कॉपी बनी है, उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी. अब किसी तीसरे ने उसको और कॉपी कर लिया, तो हो सकता है उसने उस गलती के साथ साथ खुद अपनी भी कुछ गलती करी होगी. तो ऐसे जब
कॉपीज बनने लगी मैन्युस्क्रिप्ट्स की, तो उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होने लगे। तो इस बात को ऑथेंटिकेशन करना मुश्किल हो जाता है कि जो न्यूअर वन मैन्युस्क्रिप्ट्स थी उसमें सही इंफॉर्मेशन है या फिर द ओल्डर वंस। We rely on the copies made by the later scribes that is difficult to find original manuscripts today। अब रीजन ये था कि हम जो नई मैन्युस्क्रिप्ट जो स्क्राइब्स लिखते थे, जो कि हैंड रिटन, जिनका काम होता था मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी करना, हम उनकी प्रेफर ज़्यादा करते थे, क्योंकि उस समय जो स्क्राइब्स जिन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट लिखी थी उनके जो पेपर्स था या मटेरियल था लिखने का वो खराब नहीं हुआ। जो जितनी पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं उनको पढ़ना उतना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस समय हमने जानते हैं बीड्स थी, जो बाग्स होते हैं ट्रीज के, उन पर लिखे थे। हो सकता है वो प्लांट है, ऑब्वियसली प्लांट है वो, पेड़ की छाल से लिखा गया, तो हो सकता है वो खराब हो जाए। तो वो जो ओल्डर मैन्युस्क्रिप्ट्स है उनको रीड करना काफ़ी मुश्किल होता है। ओके, Hence, historians needs to go through many versions of the same manuscripts to access author original account। और इसीलिए मैन्युस्क्रिप्ट को जितनी भी कॉपीज मिलती है उस मैन्युस्क्रिप्ट से, वो सारी मैन्युस्क्रिप्ट से कॉपीज उनको थरोली रीड करनी पड़ती है, ताकि वो डिफरेंस फाइंड आउट कर सके और कैसे कंसिडर कर पाए कि कौन सी अच्छी मतलब ऑथेंटिकेटेड मैन्युस्क्रिप्ट है। वो सारी मैन्युस्क्रिप्ट को थरोली रीड करते हैं। Interestingly, it was noticed that the authors made revisions to their chronicles at different point of time। For example, a chronicle from the 14th century, Ziauddin Barani, made two different versions of the same chronicle. The first in 1356 and the second after 2 years later. The first version was never found by the historians until the later part of the 20th century, as it was lost among the large collection in the library. Until they relied on the revised second version। अब क्या हुआ, ऐसी एग्जाम्पल देखा गया कि एक क्रॉनिकल्स थे जियाउद्दीन बारानी, जिसके ऊपर जो पोएट्स होते थे उस समय क्रॉनिकल्स लिखते थे राजाओं के ऊपर। तो जियाउद्दीन बारानी ने 2 वर्जन्स लिखे थे, सेम रूलर के 2 वर्जन्स लिखे थे ना, दोनों ने 2 अलग अलग बुक्स लिखी थी। ओके, अब हिस्टोरियंस को जो मिली वो पहले कौन सी मिली, सेकंड वाली मिली, तो उन्होंने सेकंड वालों को पढ़ते गए। पर लेकिन जब 20th सेंचुरी कंप्लीट हुई उसके बाद हमें वो पहली वाली कॉपी मिली। इससे पहले जो हिस्टोरियंस थे वो सेकंड वाले मैन्युस्क्रिप्ट्स पर ही रिलाई कर रहे थे। सेम पर्सन की क्रॉनिकल्स उन्होंने 2 बार लिखी, दो बार लिखी, तो ऑब्वियसली बात इसको कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हैं, उनको चेंजेस आए होंगे। और हिस्टोरियंस भी इस बात को कन्फर्मेशन देते हैं कि दोनों क्रॉनिकल्स में चेंजेस थे। अब फर्स्ट वाला उनको मिला ही नहीं बहुत दिनों तक, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गुम हो चुका था, जो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो कहीं मिसप्लेस हो गया था। तो उनको जो मिली क्रॉनिकल्स वो कौन सी वाली मिली, सेकंड वाली। अब सेकंड वाले को ही इतने सालों से वो लोग स्टडी करते आ रहे थे और उसके हिसाब से ही उन्होंने हिस्ट्री लिखी। बट इन 20th सेंचुरी हिस्टोरियंस को उसका फर्स्ट पार्ट मिला, तब जाके हमें पता चला कि जियाउद्दीन बारानी ने कितने क्रॉनिकल्स लिखे थे, 2 क्रॉनिकल्स। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ डिड द न्यू सोशल एंड द पॉलिटिकल ग्रुप्स फॉर्म। अब इसके बाद हमने यहाँ तक पढ़ा कि हिस्ट्री के सोर्सेज कौन से हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ा है ना, और कौन और कैसे क्या डिफिकल्टीज आती है हिस्टोरियंस को हमारे पास के बारे में रीड करने में। अब इसके नेक्स्ट